बच्चे लोग, नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ओवर एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी हैप्पी while रिवाइजिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि ये डिटेल्ड रिवीजन प्रोसेस है। डिटेल्ड रिवीजन प्रोसेस का मतलब, जैसे मैंने 7 वीडियो लेक्चर्स आपको दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 8 वीडियो लेक्चर्स दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, तो रफली ये 4.5-5 घंटे का एक यूनिट का रिवीजन है और हमने पूरी फिजिक्स को 7 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया है। इस हिसाब से अगर देखें तो 30 से 35 घंटे में डिटेल्ड रिवीजन हो रहा है आपकी पूरी फिजिक्स का। एक एक वो क्वेश्चन रिवाइज किया जा रहा है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं एंड 95% इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। और वो यूनिट मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि लोग ये बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म और अल्टरनेटिंग करंट, एसी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों चीजें सर समझ में नहीं आती। एक्चुअली कई बार ये होता है कि हम वो चीजें हमें पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जो चीजें एग्जाम में कम आती हैं और या फिर ना के बराबर आती हैं और वो डिफिकल्ट होती हैं। हमें वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में रेगुलरली आ रही हैं, अभी करंट ट्रेंड में बार बार एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो उसको पढ़ना मुझे लगता है रिलेटिवली इजियर है और उसका टेक्निक भी हमारा कुछ डिफरेंट होगा। आप देखेंगे, आपको मजा आएगा और आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। रिपीटेडली वो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। एक और चीज, मैग्नेटिज्म डिफिकल्ट क्यों होता है? मैग्नेटिज्म डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको डांस करने का पूरा मौका मिलता है। डांस करने का पूरा मौका क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बड़ा चक्कर होता है। अब डायरेक्शन का चक्कर का मतलब ये है, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है तो वो लेफ्ट हैंड रूल है। कोई लेफ्ट हैंडर लिखने वाला है तो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है और उसको ध्यान से भूल गया और उसने राइट हैंड लगा दिया, पूरा डायरेक्शन गलत हो गया। दूसरी चीज, उसमें डायरेक्शन में वो करते करते वो ऐसे कर दिया, मतलब शुरू में आप प्रभुदेवा तो बन नहीं जाएंगे डायरेक्शन बनाने के चक्कर में, इतना बढ़िया डांस तो करने नहीं लगेंगे। हाँ, ये जरूर है कि धीरे धीरे सीखेंगे तो आप एक दिन जरूर आएगा कि आप प्रभुदेवा के तरीके डांस करने लगेंगे। मैग्नेटिज्म में उसी तरह का डांस करना है, बढ़िया टनाटन डांस करेंगे, चिंता मत करिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक और चीज, ये जो रिवीजन है ये थ्योरी के टाइप का रिवीजन नहीं है। क्यों स्पेशल रिवीजन है? मेरे हिसाब से क्यों सबसे अच्छा प्रोसेस है रिवीजन का, क्योंकि ये क्वेश्चन के टाइप का रिवीजन है। मैं पहले क्वेश्चन बोलता हूं और उसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, तो कोरिलेट करने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी, फटाक से आप समझ जाएंगे ये वाला क्वेश्चन सर ने कराया हुआ है, सर के उस वीडियो लेक्चर में था। सो बहुत ईजिली आप इसको फटाक से पकड़ पाएंगे। पहला क्वेश्चन, डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के लिए इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद में फिर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखनी है और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन भी बताते हैं। डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। पहला सेशन है मैग्नेटिज्म का, बिल्कुल रेगुलरली बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, पूरा मैग्नेटिज्म 100% बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें एम्पियर्स लॉ पढ़ा जाना चाहिए, इसमें बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। एम्पियर्स लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले डिराइव करते हैं। लेकिन यहां पर डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग है और उसी इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो नॉर्मल अप्रोच है, नॉर्मल अप्रोच में अगर बच्चे को याद नहीं है, उसने सीधे ये बात पढ़ी नहीं है, तो वो ड्रॉबैक, वो उसमें क्या करेगा, बायो-सावर्ट लॉ लगाएगा। उसमें क्या करेगा बच्चे लोग, उसमें वो एम्पियर्स लॉ लिखेंगे। लेकिन लिखना ये है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, इसको बोलते हैं डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा अब अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लाएं तो स्केलर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन कैसे हम बनाते हैं, f इज इक्वल टू b इज इक्वल टू f अपॉन क्यू वी साइन थीटा। रिमेंबर, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है तो इसका यूनिट अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, तो ऊपर आ रहा है न्यूटन, नीचे आ रहा है कूलम और ये आ रहा है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया, दिस इज मीटर पर सेकेंड। वैसे कूलम पर सेकेंड को हम फंडामेंटल यूनिट मानते हैं करंट की,
मतलब एम्पेयर. सो दिस कैन बी रिटन एज फाइनली, इसको हम फाइनली बोलेंगे दैट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसी को हम 1 टेस्ला बोलते हैं. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज 1 टेस्ला. एंड टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को बहुत सी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिखते हैं. सो फ्लक्स, वो वाला फ्लक्स अलग है, लेकिन जहां मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाएगा वहां मतलब है बी, वेक्टर बी से वो डिनोट करना चाहते हैं, राइट. एक और चीज, अब मैग्नेटिक फील्ड को ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये तो फोर्स निकालने की इक्वेशन है. व्हाई वी से दिस डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये है कि यहां से हम डेफिनेशन देखिए कैसे लिखते हैं. इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज ले लें, वेलोसिटी अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड ले लें, और थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्रीज ले लें, थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज ले लें, अब हम डेफिनेशन बना पाएंगे. किसकी डेफिनेशन बना पाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड की. इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स के बराबर लिख सकते हैं. सो हाउ वी डिफाइन दिस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइनिंग इक्वेशन कैसे कह रहे हैं? हम ये कह सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, या better we say magnetic field is the force experienced by unit charge entering perpendicularly in the magnetic field with velocity 1 meter per second. I repeat, magnetic field is the force experienced by unit charge entering perpendicularly with velocity 1 meter per second, and this is what we call as definition of magnetic field. Now moving on to the next question, और उसमें बायोट-सावर्ट लॉ बताना है, स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ, और दूसरा बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करके सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है. याद रहे, बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करके सिर्फ 2 ही फॉर्मूले डिराइव करने के लिए आते हैं. एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा उसके एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड. फिलहाल यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करना है. देखिए, पहले सबसे बायोट-सावर्ट लॉ. वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. This is बायोट-सावर्ट लॉ. नॉर्मली हम लोग फिसलती लैंग्वेज में इसको बायो-सावर्ट लॉ बोल देते हैं, इसमें बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है. बायोट-सावर्ट लॉ, देखिए इसमें क्या है कि कंसिडरिंग दैट दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, हमने बड़ा इंटीग्रल जैसा साइन बनाया, डोंट कंसिडर इट एज इंटीग्रल. इसमें यहां पर मान लेते हैं कि ये एक स्मॉल डीएल लेंथ का, दिस इज वेक्टर डीएल लेंथ का एक छोटा सा हमने वायर स्पेसिमेन ले लिया है, वायर एलिमेंट ले लिया है. इस वायर एलिमेंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है. इस पोजीशन वेक्टर पर अगर करंट आई फ्लो कर रही है इस वायर में अगर करंट आई फ्लो कर रही है, सो इस करंट आई की वजह से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, डीएल लेंथ ऑफ वायर की वजह से. तो देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर डीबी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर इनसाइड, और उसके बाद में ये वेक्टर डीएल इस लेंथ की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड है. सबसे पहली बात तो हमने डायरेक्शन कैसे निकाला ये ध्यान से देखिए. ये राइट हैंड थंब रूल हम लगा रहे हैं. राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि दिस इज थंब इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड दीज कर्ल्ड फिंगर्स, इसको हम बेसिकली राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं. सो स्क्रू को रोटेट कैसे किया जाएगा, जिधर अंगूठा है उधर की तरफ स्क्रू मूव करना चाहिए, यानी कि करंट जिधर जा रही है इधर करंट, और ये ऐसे हम घुमाएंगे तो ये परपेंडिकुलर इनसाइड जाएगा, और यही पॉइंट अगर इधर वायर के लेफ्ट साइड में होता तो ये परपेंडिकुलर इनसाइड और इधर परपेंडिकुलर आउटसाइड. सो दिस इज परपेंडिकुलर इनसाइड एंड दिस इज परपेंडिकुलर आउटसाइड. इधर की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, और इधर की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया. इसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन बाय बायोट-सावर्ट लॉ. और बायोट-सावर्ट लॉ ये बोलता है दैट वेक्टर डीबी इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर होल अपॉन आर क्यूब, वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर होल अपॉन आर क्यूब। जब भी स्टेट बायो-सावर्ट लॉ आए, मैंने आपको बताया है कि हमेशा वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये उसके करस्पॉन्डिंग फिगर हो गया, ये दोनों चीजें आपने लिख दी, एक नंबर पक्का, कहीं कोई नंबर कट नहीं सकता। बाकी लैंग्वेज आप कुछ लिखें अथवा ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका स्केलर फॉर्म लेते तो स्केलर फॉर्म इसमें ये आएगा कि हम दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां पर आएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब ए बी साइन थीटा। वैसे मैंने dl इंटू आर साइन थीटा लिख दिया, आर और आर नीचे कैंसिल हो गया, तो क्यूब को स्क्वायर में आ गया। जब भी हमको कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना होगा, वहां पर वेक्टर फॉर्म से हम स्टार्ट नहीं करते, वहां स्केलर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म तभी यूज होता है जब वो पूछे स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ, स्टेट एम्पियर्स लॉ, स्टेट कूलम्स लॉ या फिर स्टेट गॉस थ्योरम, कुछ भी लॉ बताने के लिए कहेगा तो हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। जब उसको यूज करके अप्लाई करके कोई फॉर्मूला डिराइव करना होगा तो स्केलर फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये स्केलर फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर। देखिए ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करनी है। मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा स्मॉल एलिमेंट हमने ये वेक्टर डीएल एलिमेंट हमने कंसिडर किया। इस वेक्टर डीएल एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं कि यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट जहां पर करनी है वो ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी। सो दिस इज वेक्टर आर, ये वेक्टर आर है। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस डीएल एंड दिस, यहां पर एंगल, ये वाला एंगल देखिए ये थीटा बन रहा था जो हमने यहां पर साइन थीटा लिखा हुआ है। डीएल और वेक्टर आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है यहां पर, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज एंगल है। लेट्स कंसिडर दैट द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर, सर्कुलर वायर फ्रेम इज आई, ये आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग जो है वो आई है। अब हम कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप यहां पर हम फॉलो करते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को बाहर कर लीजिए, आर स्क्वायर, ये आर है रेडियस, यहां पर आर स्क्वायर बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन, अच्छा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, हट गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, दिस इज डीएल। अब डीएल को हम इजी वे में देखें तो मिनिमम ये डीएल वेरी स्मॉल लेंथ है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सर्कल का सरकमफरेंस आएगा, पूरे सर्कल का सरकमफरेंस, मतलब डीएल का छोटा सा वायर लेंथ है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे सर्कल का सरकमफरेंस क्या है वो आ जाएगा, एंड विच इज 2 पाई आर। तो 0 मिनिमम लेंथ हुआ और मैक्सिमम कितना हुआ, दैट विल बी 0 to 2 पाई आर, 2 पाई आर। डीएल इंटीग्रेट करेंगे, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो ये डीएल आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल आ जाएगा और एल की जगह पर 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फाइनली व्हाट वी गेट, म्यू नॉट 2 पाई आर जब लिखेंगे पाई से कैंसिल होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अगर यहां पर एक कॉइल के बजाय कैपिटल एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, फॉर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड भी उतने ही टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एन। सो दिस विल बी द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ को अप्लाई करके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा मैग्नेटिक फील्ड जिस वजह से बदनाम है, पूरा मैग्नेटिज्म का चैप्टर जिस वजह से बदनाम है, और वो ये है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये दोनों चीजें इस बोर्ड के क्वेश्चन में पूछी गई, आप इसको फटाफट सीख लीजिए और इसी तरीके से हर क्वेश्चन में अप्लाई किया करिए और पूरा का पूरा झंझट समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, इसको उन्होंने कहा इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, XY इसका नाम दे दिया है, ये XY वायर है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है, लेट अस कंसीडर करंट I फ्लो कर रही है।
द अनदर लेंथ ऑफ द वायर, फिक्स लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन, और वो वायर लेंथ ये दिया हुआ है, दैट इज mn वायर है, दिस इज mn वायर। इस mn वायर के ऊपर एक और करंट फ्लो कर रही है, लेट अस कंसीडर दिस इज I प्राइम। उन्होंने कहा इसके ऊपर पॉइंट P है, दो चीजें निकालनी पॉइंट P के ऊपर। पहले उन्होंने कहा फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट P। आया कहां से मैग्नेटिक फील्ड? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ इट, अराउंड इट, सराउंडिंग में करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये करंट कैरिंग वायर है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये अपने आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे कर्ल्ड फिंगर्स, ये ऐसे करके ये घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर परपेंडिकुलर इनसाइड, यहां पर परपेंडिकुलर आउटसाइड। ये परपेंडिकुलर इनसाइड हो गया है, याद रहे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है, ये परपेंडिकुलर इनसाइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? XY वायर प्रोड्यूस कर रहा है। ये XY वायर की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया। अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? ये जो वायर है इसमें करंट I प्राइम फ्लो कर रही है। कोई भी करंट कैरिंग वायर जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो अपने आप मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? I प्राइम करंट फ्लो कर रही है। इसके बाद इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? इसने प्रोड्यूस किया। ये अपने आसपास I करंट जो है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें ये करंट कैरिंग वायर रख दिया गया। अब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फादर मदर चाइल्ड रूल भी कह सकते हैं उसको। क्यों? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फादर मदर चाइल्ड रूल का मतलब यह हुआ जो थंब है आपका, ये काफी स्ट्रांग होता है, इसके बगैर कोई काम नहीं चलता है, और ये यहां पर है तो थंब जो है वो स्ट्रांग है, इसलिए थंब को फादर, मदर सेकंड नंबर पे यहां पर मदर, और उसके बाद में चाइल्ड, बच्चे लोग छोटे, सो चाइल्ड, थर्ड फिंगर इज चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। क्यों फादर मदर चाइल्ड? फादर F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट, या C फॉर चार्ज फ्लो। फादर मदर चाइल्ड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, रिमेंबर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंडर लोग अपना हाथ से पेन रखें अलग और उसके बाद में यूज करें। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर इनसाइड, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? ये देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये ऊपर गया, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं प्रभु देवा बन रहा हूं, सबको दिख रहा है? इधर की तरफ ये, ऊपर की तरफ ये करंट फ्लो, चार्ज फ्लो। और अब जो थंब का डायरेक्शन है, F फॉर फोर्स, F फॉर फादर, सो थंब का डायरेक्शन दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। मैं फिर से बताऊं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती। आइदर ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो पर किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, या फिर ये कहें कि करंट जिधर फ्लो कर रही है उसके हिसाब से फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो आप देखेंगे फादर मदर चाइल्ड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। करंट किधर की तरफ है? करंट ऐसे गया, ये करंट है। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? परपेंडिकुलर इनसाइड, देन द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। सो दोनों चीजें क्लियर हो गई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड पाम रूल, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम मृत्युंजय मिश्रा की भाषा में फादर मदर चाइल्ड रूल भी बोलते हैं। फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, PQ एक इनफाइनाइटली लॉन्ग या लॉन्ग वायर है, दिस इज PQ। इसमें करंट फ्लो कर रही है, I इज इक्वल टू करंट इज फ्लोइंग, दैट इज 3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रही है। इससे 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर, 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है,
और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है दैट इज 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा ये कैलकुलेट करना है। पहले ये पता लगाएं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर की तरफ है। हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और हमने जो भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा या फिर हमने स्क्रू रूल पढ़ा या जो भी हमने रूल्स पढ़े वो सब कुछ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लागू होते हैं। अब यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमेशा ये रखिएगा कि अगर इसको आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या जो भी निकालना चाहते आप इसको पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, और पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ मूव करा दीजिए? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दीजिए। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड रूल लगाइए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करने पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मूव करने में फोर्स लगेगा। सो इट्स बेटर पॉजिटिव चार्ज ऊपर मूव करा के देख लीजिए और उधर की तरफ फोर्स लगा दीजिए। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी परपेंडिकुलर इनसाइड। कैसे आएगी मैं अभी बताता हूं। परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, सो द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन is acting along this direction। ये देखिए वेक्टर F, ये फोर्स एक्ट कर रहा है। मैं फिर से बताता हूं, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम कर लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन ऊपर, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, सो फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द सेम डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स की वैल्यू आ गई, डायरेक्शन आया फोर्स का। इसके बाद अब यहां पर ये फोर्स कैसे लगेगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भैया इसलिए लगेगा कि इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दो चीजें, सबसे पहले करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इस पर फोर्स कितना लग रहा है वो निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर वो कितना एक्ट करेगा? दैट विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू μ0/4π 2I डिवाइडेड बाई स्मॉल r। कुछ लोग यहां पर μ0/2π भी लर्न कर लेते हैं। मेरे हिसाब से वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू मालूम है μ0/4π की, विच इज 10⁻⁷। तो हर बार आपको ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है भैया? सीधा सीधा लर्न करो ना μ0/4π और इधर I की जगह पर 2I लर्न करो, 2I डिवाइडेड बाई R। भाई कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं मृत्युंजय सर का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने 2 यहां पर क्यों लिखा? 2 से 2 कर दीजिए यहां पर, तो ये 2π बचेगा, ये 2 हट जाएगा। नहीं, ये डेलिबरेटली रखा गया है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ μ0/4π इज 10⁻⁷, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई करंट की वैल्यू यहां पर दी हुई है दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 0.6, ये हो गया। और इसके बाद में जब ये 0.6 यहां पर दिया हुआ है तो 0.6 का मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज कम्स आउट टू बी 10⁻⁻6 टेस्ला। ये 3 to the 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻6 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ रही है, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनसाइड, ये वेक्टर B है। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला IBL sin 90, परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बाद में चार्ज का फ्लो इधर की तरफ हो रहा है। BL के बजाय हम QVB लिखेंगे, बिकॉज QVB sin थीटा, चार्ज मालूम है, वेलोसिटी मालूम है चार्ज की, और B, so this will be QVB sin theta। so this is QVB sin theta। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख दिया। वेलोसिटी ऑलरेडी दी हुई है दैट इज 2 इंटू 10⁻7। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है इंटू 10⁻6। फटाक से इसको हम सॉल्व करेंगे एंड दिस इज कम्स आउट टू बी 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18, क्योंकि ये फोर्स है तो ये न्यूटन में कैलकुलेट होगा। मामला खत्म।
अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं दी हुई है। अगर आपको फोर्स निकलवा रहा है तो चार्ज की वैल्यू डायरेक्ट दे देता, वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट दे देता, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट दे देता। लेकिन उसने चार्ज और वेलोसिटी ये दो चीजें तो आपको मालूम है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नहीं दी। मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करिए, निकालिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? ये परपेंडिकुलर इनसाइड होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। डायरेक्शन का पूरा खेल, इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ चार्ज अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड है, मोशन चार्ज का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और फाइनल आंसर आपका 3.2 into 10 to the power minus 18 Newton, टनाटन आंसर। Now the next question is question number 5। Question number 5 में ऐसा कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपवर्ड। अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्टेड होता है। सबसे पहले फोर्स निकालते हैं और फोर्स की वैल्यू जो होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके बाद में डायरेक्शन की बात करेंगे। वेक्टर F that will be equal to Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B एंड फाइनली इसको हम लिखते हैं QVB साइन थीटा। यहां पर साइन थीटा में 90 डिग्रीज है, साइन 90 डिग्रीज। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, उसके बीच में एंगल थीटा इज 90 डिग्रीज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 into 10 to the power 6। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज 0.32 into 10 to the power minus 4। 0.32 into 10 to the power minus 4। सो फोर्स हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे और ये फोर्स कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशन आएगा 1.024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन। ये इसका कैलकुलेशन आया। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपवर्ड, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग डाउनवर्ड। मैंने आपको बोला नेगेटिव चार्ज हो तो उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा दो, वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अपवर्ड, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग डाउनवर्ड। इसके अलावा जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में है। मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये वाला ईस्ट हुआ, ये वाला वेस्ट हुआ। तो इधर की तरफ ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मोशन है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने जा रहे हैं। ये देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड, ये फादर मदर चाइल्ड रूल, फादर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट या चार्ज का फ्लो। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनसाइड, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज किधर की तरफ फ्लो कर रहा है? नीचे की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है। देखिए थंब किधर की तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। मैं फिर से पूरी बात बताता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा था, उसके अपोजिट हमने चार्ज मूव करा दिया नीचे की तरफ। तो चार्ज का मोशन, ये देखिए चार्ज का मोशन नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ जा रही है। फोर्स किधर की तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, ये ईस्ट की तरफ फोर्स। सो फोर्स वेक्टर F टुवर्ड्स ईस्ट, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, या ईस्टवर्ड ऐसे लिखा जाता है। दिस इज कंप्लीट। इन द क्वेश्चन नंबर 7 देयर आर 2 वायर्स, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। लॉन्ग वायर्स ये भी है, ये देखिए ये 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं। इसमें यहां पर दिस साइड, इस वाले वायर का मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट कि आसानी से बात क्लियर हो पाए कि किसकी वजह से कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर करंट I1 फ्लो कर रही है, दिस पॉइंट इज पॉइंट P, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो B12,
वेक्टर B12 ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कौन प्रोड्यूस करेगा वो हम इसके बाद वाले इसमें देखते हैं। यहां पर I2 करंट फ्लो कर रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट Q, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वेक्टर B21। व्हाट इज वेक्टर B12? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट वायर 1 बाय 2, वायर 2 यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे? ये जो वायर 2 है इसमें करंट जो फ्लो कर रही है, इसकी वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसके आसपास ये देखिए, वायर 2 को देखिए, नीले वाले वायर को देखिए, इस नीले वाले वायर को अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, यहां पर करंट इधर की तरफ जा रही है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, और जब घूम के आएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटसाइड। वायर के राइट में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, वायर के लेफ्ट में हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटसाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at the location of the wire 1 by the current flowing in the wire 2 is this perpendicular outside, sorry ये perpendicular outside, it's not cross, perpendicular outside का साइन होता है this, ये है perpendicular outside. So perpendicular outside is the direction of magnetic field produced by this. अब ये वाला वायर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला वायर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, दिस इज परपेंडिकुलर इनसाइड। इस वाले वायर की वजह से अगर इधर की तरफ देखें तो यहां बाहर होगी, यहां पर परपेंडिकुलर इनसाइड, सो दिस इज परपेंडिकुलर इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर 1 एट द लोकेशन ऑफ वायर 2। हम यहां पर इनके मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस B12 मैग्नीट्यूड लिखते हैं, B12 यानी कि एट पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये है डिस्टेंस मान लेते हैं D, दिस इज डिस्टेंस स्मॉल d। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इससे स्मॉल डिस्टेंस D पर अगर कोई भी पॉइंट है P, तो इस P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन स्मॉल d, 2 I1 सॉरी I2, this is 2 I2 divided by small d, remember I2 करंट इज फ्लोइंग, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मैं I2 को कलर के हिसाब से फिर से कोट कर देता हूं एंड इसको ब्लू कलर से लिखता हूं, और इससे यह पता चलेगा कि इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट P पर। यहां पर देखते हैं इस जगह पर, ये पॉइंट Q पर, तो इसको बोलते हैं वेक्टर B21 एट पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, that will be equal to mu naught upon 4 pi 2 I1, ये I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, 2 I1 अपॉन स्मॉल t। ये पहली चीज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा B1 यहां पर I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड रहेगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर आउटसाइड, और इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी परपेंडिकुलर इनसाइड, ये क्रॉस परपेंडिकुलर इनसाइड। इस इक्वेशन को यूज करके वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताइए, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो भाई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर अगर करना है तो उसके लिए हम ये करेंगे कि मान लेते हैं कि ये करंट I1 या करंट I2 दोनों वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और ये दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस जो है, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज केप्ट 1 मीटर। सो वी विल से दैट 1 एम्पियर इज दैट करंट which will flow in either of the 2 wires, and then they will produce magnetic field of कितना, 2 into mu naught upon 4 pi, that is mu naught upon 4 pi की वैल्यू 10 to the power -7 है, they will produce the magnetic field of 2 into 10 to the power -7 on the location of each other। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर ये वैल्यूज आपने ऐसे लिख दी। अब इसमें क्या हुआ, ये सारी वैल्यूज अगर आप यहां पर लिखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए क्या होगी, इससे देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 to the power -7 है। इसके बाद में यहां पर ये 2 पहले से लिखा हुआ है, ये 2 into हो गया। मैग्नेटिक फील्ड होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर।
अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस होगा. व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हिच विल फ्लो इन आइदर ऑफ द टू वायर्स will produce the magnetic field of exactly 2 into 10 to the power minus 7 Newton per ampere meter at the location of the other wire. ये वायर इसके लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला वायर इसके लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर दिए हुए हैं, PQ RS बना लेते हैं. दिस इज PQ. इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है 5 एम्पियर की. I1 करंट इज फ्लोइंग हियर 5 एम्पियर. द अनदर वायर इसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, दैट इज 15 एम्पियर. इस वायर को बोल रहे हैं RS. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो दी हुई है, this distance is given, d is equal to 20 सेंटीमीटर. इसके सेंटर पे एक पॉइंट है. there is a point at the center of this. मिड पॉइंट है कैपिटल M, मतलब कि इधर से 10 सेंटीमीटर और इधर से भी 10 सेंटीमीटर. this is also 10 centimeter, this is also 10 centimeter. we have to find out the equivalent magnetic field, net magnetic field at this point M. तो भैया लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहली बार डायरेक्शन जरूर देख लेना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर देना, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सबट्रैक्ट कर देना. ये 5 एम्पियर परपेंडिकुलर इनसाइड, ये 15 एम्पियर ये परपेंडिकुलर आउटसाइड. तो 15 एम्पियर वाला जो है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और 5 एम्पियर वाला कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. 15 एम्पियर वाले इसमें से 5 एम्पियर को सबट्रैक्ट करेंगे. B2 की वैल्यू हम पहले लिखते हैं. देखिए B2 is equal to mu naught upon 4 pi I2 divided by small r, और r की वैल्यू 10 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा. इसके बाद में B1 की वैल्यू देखिए. द वैल्यू ऑफ B1 will be equal to mu naught upon 4 pi, और ये हो जाएगा I1 upon small r. I1 की वैल्यू कम है 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू ज्यादा है 15 एम्पियर, और बाकी सब कुछ सेम है. इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकालें तो B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 लिखेंगे, एंड दैट B2 माइनस B1 विल बी इक्वल टू, आप देखिए यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर कर लीजिए, इंटू 1 अपॉन R ये बाहर कर लीजिए, और अंदर क्या बचेगा, दैट इज I2 माइनस I1, ये आ जाएगा. और उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7. स्मॉल r की वैल्यू देखिए, स्मॉल r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. m के सिस्टम में लेकर आइए. और उसके बाद में यहां पर आ रहा है I2 माइनस I1, तो ये 15 में से 5 चला गया. सच एन ईजी कैलकुलेशन. और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक चीज लिखना भूल गए और उसको ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 होता है माय डियर. 2 जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 2 के बाद में ही कट के यहां पर बोला था ना कि 2 पाई आपको नहीं लर्न करना, आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लर्न करना है. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है. यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई और होना चाहिए. दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2. वी कैन सॉल्व एंड वी कैन गेट इजी आंसर. आराम से इसमें आंसर आ जाएगा. एक बात और याद रखिएगा कि जैसे कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, सर फॉर्मूला लर्न नहीं होता हमको. भैया अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होता है, ये बताओ दुनिया भर के गाने याद हो जाते हैं. गाने रास्ते में चलते चलते सुनते हो, या फिर कहीं पर कोई भी गाड़ी में बज रहा है वो सुनते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, वो सब लर्न हो जाता है. ये फॉर्मूले नहीं याद हो रहे. मैं मानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड वाले में कई सारे फॉर्मूले आपको अलग अलग आएंगे, और वो लर्न करने के बाद में लिखना, वो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लर्न नहीं हो रहे हैं ये फॉर्मूले, चिंता मत करिए, बोलिए और अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करिए. फॉर्मूले बोल के अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करिए, और उसको दिन भर में आधे घंटे गाने सुनते हो, उसकी जगह पे फॉर्मूले सुना करो. फॉर्मूले सुनोगे, अपने आप अनकॉन्शियस ब्रेन में वो फॉर्मूले सेटल डाउन हो जाएंगे. जैसे हनुमान चालीसा मैंने कभी नहीं लर्न करी,
कभी किताब लेके 5 बजे उठ के उसमें रट्टाफिकेशन मेथड से कभी नहीं लर्न करी। वो एक भैया जी थे बगल में, उनके यहाँ टेप चलता था, उनके यहाँ म्यूजिक सिस्टम चलता था, बहुत लाउड वॉइस में वो बजाते थे और उसके बाद वो मेरे कान में पड़ता रहता था, याद हो गया याद हो गया याद हो गया। फिर सुबह पूजा करते तो उसमें बोलने लगे और वो बिल्कुल टनाटन ऐसा याद हो गया है कि अगर रात में 2 बजे भी सोते समय गहरी नींद में कोई खींच के कंटाप मारे और उसके बाद में बोले हनुमान चालीसा फटाक से सुनाओ, अनकॉन्शियस ब्रेन से भी शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल टनाटन सही सुनाएंगे, राइट। इसी तरह से फॉर्मूला अगर कोई आपको याद नहीं हो रहा है, चिंता बिल्कुल नहीं, बोल के रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में दिन भर में 2 बार वो फॉर्मूला सुनेंगे या बजा देंगे उस फॉर्मूले को। बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर लीजिए, एक साथ बजाइए और उसके बाद सुनते रहिए। 3, 4, 5 दिन बाद वो फॉर्मूले लिखिए, आपको अपने आप याद आने लगेंगे, राइट। तो अभी का सेशन मैं यहीं पर खत्म करता हूं। उसके बाद में अगले सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डायरेक्शन और डांस और ये प्रभु देवा और ये सब करेंगे हम लोग अगले सेशन में। रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन, राइट। थैंक यू।